कमायनी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी, लेकिन इससे भी तेज भाग रहा था राघव का मन। भागती ट्रेन के शोर से भी ज़्यादा निशा के चिट्ठी के शब्द उनके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे और चोट से बचने के लिए उन्होंने अपना चेहरा खिड़की से सटा लिया और कुदरत के विस्तार में अपनी आंखें गड़ा दी। लेकिन दूर दूर तक फैले हुए खेत खलिहान और भागते हुए पेड़ भी उनके मन को बांध ना सके। मन बार बार वर्तमान से अतीत की ओर चला जा रहा था। उनकी बहन निशा ने साइकोलॉजी में एमए किया था। उसका इरादा पीएचडी करने का था। वह शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मेहनत एवं लगन की उसमें कमी नहीं थी। लेक्चरर बनकर अपना एक अलग स्थान बनाने के लिए वह जी जान से जुटी हुई थी। लेकिन निशा कहाँ जानती थी कि कभी कभी एक छोटा सा अनुरोध भी जिंदगी को नया मोड़ दे देता है। अभय ने उसे एक शादी के फंक्शन में देखा था और वहीं उसे उसने पसंद कर लिया था। उसकी ओर से जब शादी का प्रस्ताव आया तो निशा ने तुरंत मना कर दिया। शादी के लिए वह अपने कैरियर को दांव पर नहीं लगा सकती थी। शादी तो बाद में भी की जा सकती है। उसके भाई राघव, जो दोस्त और पथ प्रदर्शक भी थे, उनकी भी यही इच्छा थी कि पहले कैरियर फिर शादी। उसकी भाभी माया ने दोनों को समझाया था कि जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। निशा, ऐसे अवसरों की कभी अवहेलना मत करो। निशा ने प्रतिरोध करते हुए कहा, भाभी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने सालों से एक ही सपना देखा है कि मैं जिंदगी में कुछ बनूं। तुम लोग मेरा यह सपना तोड़ देना चाहते हो। बहुत सोचने के बाद राघव को माया की बात सही जान पड़ी। उन्होंने उसे समझाया, क्यों ना ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे लड़का भी हाथ से ना जाए और निशा की इच्छा भी रह जाए। अभय से पत्र व्यवहार करके यह बात स्पष्ट कर लेते हैं कि उसे शादी के बाद निशा के पीएचडी करने पर कोई ऐतराज़ तो नहीं। इसके बाद राघव और अभय के बीच पत्र व्यवहार हुआ, जिसे पता चला कि अभय को इस पर कोई ऐतराज़ न थी। तब खुशी खुशी निशा और अभय का विवाह संपन्न हो गया। निशा को विदा करते हुए जहां राघव के उसके दूर चले जाने का गम था, वहीं यह संतोष भी था कि उन्होंने बहन के प्रति कर्तव्यों को पूरा करके माँ को दिया हुआ वचन निभाया है। इसके लिए वह माया के भी आभारी थे, जिसने भाभी के रूप में निशा को माँ जैसा प्यार दिया था। शादी के बाद निशा जब पहली बार अभय के साथ मायके आई तो राघव को उसकी खुशी देखकर सुखद अनुभूति हुई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते देखते 5 वर्ष बीत गए। इस बीच निशा 2 बच्चों की माँ भी बन गई। विवाह के बाद जब कभी राघव और माया ने उससे पीएचडी पूरी करने के विषय में पूछा तो वह हंसकर टाल गई। राघव समझते निशा अपने विवाहित जीवन के सुख में इतना खो गई है कि अब वह पीएचडी करने की बात भूल बैठी है। उनका निशा के बारे में यह भ्रम ना जाने कब तक बना रहता यदि अचानक उन्हें उसका भेजा पत्र ना मिलता। पत्र देखते ही वह निशा से मिलने के लिए चल पड़े थे। अचानक ट्रेन का झटका लगा और राघव अतीत से वर्तमान में लौट आए। उन्होंने पॉकेट से चिट्ठी निकाली और फिर एक बार उनकी नज़रें इन लाइनों पर अटक गई। पिछले 5 सालों से अपने ही घर में अपने अस्तित्व को तलाश करते करते थक चुकी हूँ मैं भैया। इससे पहले कि पूरी तरह टूटकर बिखर जाऊँ, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। चिट्ठी पढ़ते ही राघव बेचैन हो उठे। उनका शेष सफ़र बहुत ही कठिनाई से बीता। कानपुर स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने टैक्सी पकड़ी और निशा के घर जा पहुँचे। बड़े भाई को देखते ही निशा उनसे लिपटकर रोने लगी। अभय आश्चर्यचकित होकर बोला, भैया, आपके आने की खबर देते तो मैं स्टेशन पहुँच जाता। कहते हुए उसने राघव के पैर छुए। अचानक दफ्तर का कुछ काम निकल आया था, इसलिए खबर देने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा चलो, अच्छा हुआ इसी बहाने से आप आए तो सही। निशा के ससुर ने राघव को सोफे पर बिठाते हुए कहा। रिया कहाँ है? राघव ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए पूछा।
रिया स्कूल गई है, निशा बोली और बेटे ईशान को अपने भाई की गोद में देकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। दोपहर में राघव जब आराम करने के लिए निशा के कमरे में आए तो स्नेहपूर्वक उसे पास बिठाते हुए बोले, तुझे किस बात का गम है निशा? भाई का स्नेहल स्पर्श पाते ही निशा फफक कर रो पड़ी। भैया, मुझे यहाँ से ले चलो वरना मैं मर जाऊंगी। और उसके बाद निशा ने धीरे धीरे राघव को सब बता दिया। अभय की मम्मी बेटी की शादी कहीं और करना चाहती थी, लेकिन अभय ने निशा को पसंद कर लिया। बेटे के हट के आगे माँ को झुकना पड़ा, पर उन्होंने कभी दिल से निशा को स्वीकार नहीं किया। वह पहले दिन से ही निशा का विरोध करती रही। निशा जब भी कभी कोई उनका काम करती, वो उसमें कमी जरूर निकालती। निशा के ससुर जब भी उसका पक्ष लेते, वह भी उन्हें डांट देती थी। शादी के 3-4 दिन बाद ही उन्होंने सारे काम का दायित्व निशा को सौंप दिया था। धीरे धीरे निशा ने चुप्पी साध ली। इस बीच वह 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, फिर भी घर में उसका कोई विशेष महत्व नहीं था। अभय निशा के साथ होते हुए भी अन्याय को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। अभय की उदासीनता ने निशा को इस घर से चले जाने के लिए मजबूर कर दिया था। वह सोचती, जहाँ रहकर उसका खुद का व्यक्तित्व कुंठित हो रहा हो, वहाँ वह किस प्रकार अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकती है। इसलिए उसने राघव को चिट्ठी लिखी ताकि उसके पास रहकर वह नए सिरे से अपना जीवन शुरू करे। राघव ने निशा को बताया, फिलहाल वह 1 हफ्ते तक इसी शहर में रुकने वाला था। एक रात राघव और निशा छत पर जाकर बैठ गए थे। छत पर ठंडी हवा चल ही रही थी, लेकिन निशा बहुत अधीर थी। अब तक राघव ने उसे चलने के बारे में कुछ नहीं कहा था। राघव के बैठते ही निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और रुंधे गले से बोली, भैया मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। जब से मैं यहाँ आया हूँ निशा, तुम्हारी ही स्थिति को जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर तो आपने देखा होगा भैया कि मेरा घर में कोई महत्व नहीं, किसी को मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं, यहाँ तक कि अभय को भी नहीं। तब मैं क्यों जबरदस्ती यहाँ पड़ी रहूँ? सवाल जबरदस्ती पड़े रहने का नहीं है निशा। सवाल ये है कि यहाँ से चले जाने से रिश्ते अच्छे बन जाएंगे। जब रिश्ते ही नहीं रखने तो उनके अच्छे या बुरे होने का क्या मतलब है? पगली, क्या ऐसे रिश्ते इतनी सरलता से टूट जाते हैं? कहकर राघव कुछ पल बहन के चेहरे को देखते रहे, फिर बोले, याद रखो निशा, रिश्ते तोड़ना आसान है, क्षण भर में हम कोई भी रिश्ता बिगाड़ सकते हैं, किंतु असली कला है उन्हें जीवन भर निभाना। एक पल रुककर राघव गंभीर स्वर में बोले, निशा, तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है ना कि मैं जो कुछ भी करूँगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा? यह भी कोई पूछने की बात है भैया, आपसे अधिक तो मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं। तब सुनो निशा, पिछले कई दिनों से मैं यहाँ की स्थिति को देख और समझ रहा हूँ। सच में तुम लोगों के संबंधों में टकराव नहीं बल्कि उदासीनता है, और इसके लिए मैं समझता हूँ तुम भी कम जिम्मेदार नहीं हो। यह क्या कह रहे हैं भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ। यदि तुम्हारी सास ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुमने कभी उनके पास जाने की कोशिश भी नहीं की, जबकि तुम्हें पता था कि यह शादी अभय के हट के कारण हुई है। भैया, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब बहू अपने प्रियजनों को छोड़कर अनजाने लोगों के बीच आती है, तब ससुराल वालों का फर्ज बनता है उसे अपनाए और भरपूर प्यार दे, ताकि वह उस घर को अपना समझकर नया जीवन शुरू कर सके। राघव ने सिर हिलाते हुए निशा की बात का समर्थन किया, फिर उसे समझाते हुए बोले, बहन, जीवन में सदैव सब कुछ सरलता से प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी उसके लिए काफ़ी कोशिश भी करनी पड़ती है। याद रखो निशा, किसी से कुछ पा लेना व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अब इन बातों से क्या फ़ायदा? निशा बोली, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। इन लोगों के व्यवहार ने मेरा मन मार दिया है। अब कुछ भी करने का उत्साह बचा ही नहीं है। निशा, जब हमें ऐसा लगे कि अंधकार अब कभी
समाप्त नहीं होगा, तभी प्रकाश की किरणें दिखाई देने की संभावना प्रबलतम होती है। इन टिमटिमाती हुई बत्तियों को देखो। इतना कहकर राघव ने हाथ से एक और इशारा किया। निशा ने उस ओर देखा। पूरी तरह अंधकार में किसी फैक्ट्री की वह जलती हुई 3-4 बत्तियां बड़ी अच्छी लग रही थी। अपनी जिंदगी के अंधकार में हमें इस तरह के बिंदुओं से अपना आगे का रास्ता चुनना चाहिए, राघव ने कहा। भैया, आपने इतनी अच्छी बातें करनी कहाँ से सीखी? निशा राघव की बातों से प्रभावित होकर बोली। माँ से। निशा, तुम उस समय बहुत छोटी थी। माँ को मैंने कभी भी निराश होते नहीं देखा था। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वह कोई ना कोई आशा की किरण जरूर खोज लेती थी। राघव ने कुछ पल रुककर निशा की ओर देखा। निशा सिर झुकाए कुछ सोच रही थी। राघव ने फिर कहा, मैं चाहता हूँ एक बार तुम सच्चे मन से उस दूरी को ख़त्म करने की कोशिश करो जो तुम्हारे और तुम्हारी सास के बीच हुई है। यदि तुमने उनकी ओर एक कदम भी बढ़ाया तो दूरी कुछ कम ही होगी। निशा ने सहमति में सिर हिलाया। इसके पश्चात राघव निशा को धीरे धीरे कुछ समझाते रहे और अंत में बोले, मैं आज से ठीक 6 महीने बाद फिर यहाँ आऊँगा। यदि स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं हुआ तो अपने भाई पर विश्वास रखो, तो मैं ज़रूर ही यहाँ से ले जाऊँगा। इसके बाद वे दोनों नीचे आ गए। अगले दिन राघव कानपुर से इंदौर घर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद निशा भैया की बातों पर सोच विचार करती रही और अपने मन को तैयार करती रही उस युग के लिए जिसमें वह खुद अर्जुन थी और भैया के वाक्य उसके लिए गीता के उपदेशों के समान थे। 2-3 दिन बाद निशा के मामा जी का पत्र आया। उनकी लड़की की कानपुर में रह रहे एक इंजीनियर लड़के से रिश्ते की बात चल रही थी। उन्होंने पत्र में निशा और अभय से लड़का देखने का आग्रह किया था। सुबह का समय था। अभय दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तौलिए से हाथ पोंछते हुए वह किचन में आए और निशा से बोले, शाम को लड़का देखने जाना है, तैयार रहना। निशा ने मुड़कर देखा। मम्मी जी फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी। उसने कहा, मम्मी जी, शाम को आपको और पापा को हमारे साथ लड़का देखने जाना है। हम लोग जाकर क्या करेंगे? तुम दोनों ही देखाओ। मम्मी जी ने पानी गिलास में डालते हुए कहा। मम्मी जी, जितनी अच्छी तरह से आप लड़के और उसके परिवार की जांच परख कर लेंगी, हम दोनों नहीं कर पाएंगे। और यदि हमारी राय अलग अलग हुई तब? मम्मी ने पूछा। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति से आपकी राय ही मानी जाएगी। माता पिता बच्चों से अधिक अनुभवी और समझदार होते हैं। उनका फैसला गलत नहीं होता है। निशा ने विनम्रता से जवाब दिया। मम्मी जी और अभय कुछ आश्चर्यचकित होकर निशा की ओर देखने लगे। शाम को वे चारों लड़का देखने चले गए थे। अगले दिन रात में रिया निशा से कहानी सुनाने की जिद कर रही थी। निशा उससे बोली, बेटा, अपनी दादी से कहानी सुनो ना। मैं जब छोटी थी तब मुझे भी मेरी दादी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। तो मैं दादी के पास कहानी सुनने जाऊँ? रिया उठकर खड़ी हो गई। हाँ जाओ, निशा ने कहा। रिया दादी के पास जाकर बोली, दादी माँ, आप मुझे कहानी सुनाओ। दादी उस समय सोने की तैयारी कर रही थी, अतः बेरुखी से बोली, अपनी मम्मी से सुनो कहानी। मैं तो आपसे ही सुनूंगी। मम्मी कहती है कि आपको बहुत सी कहानियाँ आती हैं। रिया मचल कर बोली, मुझे नहीं आती कोई कहानी वहानी। जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। दादी की डांट सुनकर रिया रोते हुए कमरे में आ गई और बिना दूध पिए ही सो गई। अगली रात को निशा ने बहला फुसलाकर रिया को फिर से दादी के पास कहानी सुनने भेज दिया, लेकिन अंजाम फिर वही हुआ। उस दिन भी वह रोते हुए भूखी सो गई। सुबह उसे हल्का सा बुखार था। अभय दफ्तर जाते हुए मम्मी से बोला, मम्मी, रिया को यदि आप कहानी सुना देती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। पिछले 2 दिनों से वह बिना दूध पिए ही सो रही है। मेरे बच्चों से आपको ज़रा भी लगाव नहीं है। अभय की बात सुनकर वह चौंक पड़ी। आज पहली बार उन्हें बेटे ने किसी बात के लिए टोका था। वह नहीं चाहती थी कि यह बात फिर से दोहराई जाए,
इसलिए रात होने पर उन्होंने खुद ही रिया को बुलाकर अपने पास लिटा लिया और कहानी सुनाने लगी। रिया की भोली भाली बातों से धीरे धीरे मम्मी की सोई हुई ममता जागने लगी। अब वह अक्सर रिया को अपने पास बुला लेती थी। धीरे धीरे वह उनसे खूब हिल मिल गई। आखिर एक दिन मम्मी जी ने कह ही दिया कि अब रिया बड़ी हो रही है, अब से वह उन्हीं के पास सोया करेगी। बच्चों के करीब आने के कारण धीरे धीरे घर का माहौल बदल रहा था। मम्मी जी और निशा के बीच की दूरी कम हो रही थी। अब वह उसके साथ पहले की तरह कठोरता से पेश नहीं आती थी। निशा को अब पछतावा हो रहा था कि जो कोशिश उसने भैया के कहने पर इतने सालों बाद किया था, उसे पहले करना चाहिए था। यदि मम्मी जी ने उसे अपने पास नहीं बुलाया था, तो उसे भी कभी उनके पास जाने की कोशिश नहीं की थी। दोनों ही शायद अपने अपने अहम के दायरे में कैद थे। अक्सर अभय निशा के इस बदलाव पर आश्चर्य व्यक्त करता। इस पर निशा हंस पड़ती और मन ही मन भैया के प्रति उपकार से भर उठती, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से उसके बिखरते घर को बचा लिया था। इसके बाद मम्मी जी का पथरी का ऑपरेशन हुआ। हफ्ता भर तक निशा हॉस्पिटल और घर के बीच दौड़ती रही। मम्मी जी की सेवा में उसने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। एक सप्ताह बाद जब मम्मी घर वापस आई, तो अगले दिन शाम के समय अभय के एक दोस्त परिवार सहित उन्हें देखने आए। बातों के दौरान मम्मी जी ने बताया कि वह और अभय के पापा अपने बड़े बेटे कैलाश के पास आगरा जाने की सोच रहे हैं। ये सुनकर निशा और अभय दोनों चौंक उठे। मेहमानों के जाने के बाद निशा उदास स्वर में बोली, ऐसा लगता है मम्मी जी कि आपकी सेवा करने में मुझसे ज़रूर कोई कमी रह गई, तभी तो आप यहाँ से जाने की सोच रही हैं। ऐसा नहीं है निशा, जितनी सेवा तुमने मेरी की है, मेरी बेटी होती तो शायद वह भी नहीं करती, मम्मी जी स्नेह स्वर में बोली। फिर आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? ईशान और रिया क्या आपके बगैर रह सकेंगे? कहते हुए निशा अंदर चली गई। डैडी और मम्मी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, निशा, हम चाहते हैं कि यह घर तुम्हारे नाम कर दे, साथ ही 2-2 लाख रुपए ईशान और रिया के नाम जमा कर दे। निशा आश्चर्यचकित होकर बोली, यह सब क्यों मम्मी? आज आप लोग मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? देखो बेटी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हमारे बाद भी सब कुछ तुम ही लोगों का है, इसलिए अपने सामने थोड़ा थोड़ा तीनों बेटों के नाम कर दे तो अच्छा है, पिताजी बोले। पर पिताजी, मुझे आप लोगों का घर और पैसा नहीं चाहिए। अपना प्यार देकर आप लोगों ने मुझे सब कुछ दे दिया है, इसके बाद और किसी दौलत की मुझे ज़रूरत नहीं। कहते हुए निशा कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते हुए उसने सुना पिताजी मम्मी जी से कह रहे थे कि तुमने व्यर्थी कठोरता का आवरण ओढ़कर इतनी अच्छी बहू को खुद से इतनों सालों तक दूर रखा था। हाँ, इस बात का पछतावा तो मुझे भी है। यह मम्मी जी की आवाज़ थी। निशा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और वह वहाँ से हट गई। अगले सप्ताह अचानक ही राघव भैया कानपुर आ गए। भैया को देखकर निशा अचंभित हो उठी। उसे तो पता ही नहीं चला था कि भैया को गए 6 महीने बीत हो चुके हैं। गृहस्थी का सुख पाने में उसने जिस आस्था का परिचय दिया था, उसमें तो वैसे भी समय का पता नहीं चलना था। कमरे में अटैची रखते हुए राघव ने हंसते हुए कहा कि वादे के मुताबिक ठीक 6 महीने बाद तुम्हें लेने आया हूँ, बताओ चलोगी? निशा ने सजल आंखों से मुस्कुराते हुए राघव भैया की ओर देखा और कहा, आपकी दी हुई शिक्षा की वजह से प्रबलतम अंधकार के बाद भोर की एक नई किरण मेरे आंगन में दिखाई दी है। अब इसके प्रकाश को छोड़कर कहाँ जाऊं? राघव के चेहरे पर संतोष की आभा छा गई और उन्होंने निशा को प्यार से गले से लगा लिया और उसे खूब आशीर्वाद दिया कि तुम इसी तरह हमेशा सुखी रहो। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।